हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर द सिविल पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूँ दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो कंटिन्यू करेंगे अपना एमपी सब इंजीनियर का नॉन टेक बैच, जिसके अंदर आज पढ़ने वाले हैं हम हिंदी। ठीक है, तो हिंदी के ऑलरेडी इससे पहले आई थिंक 4 लेक्चर हो चुके हैं। ठीक है, इससे पहले 4 लेक्चर हो चुके हैं जिसके अंदर हमने हिंदी में पहला तो सबसे पहला चैप्टर पढ़ा था व्याकरण वाला, देन इसके बाद संधि कंप्लीट कर ली और फिर उपसर्ग और प्रत्यय भी कंप्लीट कर लिया। अब आ चुके हैं अपन अगले चैप्टर के अंदर जो कि है आपका प्यारा सा समास। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा समास का आपको वेटेज बता दूं। ओके, समास का आपको वेटेज बता दूं कि एमपी सब इंजीनियर एग्जाम के अंदर समास का वेटेज कितना है। ठीक है, समास का वेटेज कितना है तो लगभग 2 नंबर तो कंफर्म ही है अगर आप समास बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हो। जिसमें से 2 तरीके से आते हैं, एक तो डायरेक्टली नाम पूछने कराएगा कि एक तो पहले डायरेक्ट नेम पर आएगा कि कौन सा समास है, पद का नाम दिया रहेगा, बताना होगा कौन सा समास होगा, और दूसरा समास विग्रह पर आएगा। ठीक है, दूसरा समास विग्रह पर आएगा। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन, ये कि जनरली कभी कभी नेम पर ही 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस तरीके से ये 2 क्वेश्चन आपके एमपी सब इंजीनियर के अंदर, ओके, एमपी सब इंजीनियर के अंदर हर साल पूछे जाते हैं। हर साल 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का एक लेक्चर लूंगा इस समास पर और इसको खत्म कर दूंगा। ठीक है, एक लेक्चर के अंदर आपको समास में 2 नंबर दिला के जाऊंगा, सीधी सी बात है। ठीक है, ये लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेक्चर को वॉच करते रहिए अंत तक। ठीक है, और इसके बाद इस चैप्टर के क्वेश्चन भी करेंगे, अपन क्वेश्चन करेंगे प्रॉमिस बैच के अंदर। तो जो लोग पेड स्टूडेंट हो प्रॉमिस बैच जरूर देखा करिए। ठीक है, जो लोग हमारे इस वीडियो को यूट्यूब के अंदर देख रहे हैं उनके लिए आज एक इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारा, अगर आप एमपी सब इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एमपी सब इंजीनियर 2000, ठीक है, एमपी सब इंजीनियर 2021-22, चूंकि है वैकेंसी 21 की, पेपर होगा 22 के अंदर, सो मैंने 21-22 लिख दिया। पेपर कब है? 22 अप्रैल के अंदर है, डेट आ चुकी है। ओके, सो अगर आप इसके लिए सीरियस है तो हमारा एक टारगेट बैच है आपके लिए। ठीक है, टारगेट बैच है आपके लिए। इस बैच के अंदर क्या खासियत है? खासियत ये है कि अगर आप एक सिविल इंजीनियर है, अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं और आप मध्य प्रदेश सब इंजीनियर के अंदर सिविल विभाग में सेलेक्ट होना चाहते हैं, तो आपके लिए हमारे पास एक टारगेट बैच अवेलेबल है जिसके अंदर आपको कंप्लीट टेक प्लस नॉन टेक की वीडियो लेक्चर्स, ओके, कंप्लीट टेक प्लस नॉन टेक की वीडियो लेक्चर होंगे। साथ में आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स प्लस साथ में, ओके, पीडीएफ नोट्स और साथ में आपको टेस्ट सीरीज एंड मॉक टेस्ट, ओके, एंड मॉक टेस्ट, ओके, और एक ई बुक। इतना सारा कंटेंट आपको हमारे इस टारगेट बैच के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा। एक कंप्लीट गाइडेंस, इसके साथ आपको एक मेंटरशिप भी है, तो एक कंप्लीट गाइडेंस आपको इस टारगेट बैच के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा। आपको कैसे एग्जाम को क्रैक करना है, किस तरीके से अपनी तैयारी करनी है। ओके, कंटेंट में किसी प्रकार की कोई कमी आपको नहीं मिलेगी कहीं पर भी। और इस टारगेट बैच के अंदर आपको एक कंप्लीट गाइडेंस, इसके बाद आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, सारा एमपी सब इंजीनियर का प्रीवियस ईयर हम खुद आपको करवा देते हैं। ये भी याद चल ही रहा है आपका। ठीक है, तो इसकी कुछ नॉमिनल फीस है, वो कैसे ज्वाइन करना है आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आगे की जानकारी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब आपका समय जाया न करते हुए, जो लोग पेड स्टूडेंट हो स्टार्टिंग के 1.5 से 2 मिनट आप लोग ने स्किप कर लिया करो। ठीक है, चलिए अब कंटिन्यू करते हैं अपना आज का शो। ठीक है, आज का ये अपना शो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पढ़ने वाले हैं आज हम क्या? समास। बहुत प्यारा चैप्टर है और बहुत ज्यादा आपको मजा आने वाला है यार। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है आज का ये लेक्चर को देख करके। ठीक है, आज की इस लेक्चर को देख करके। समास बहुत प्यारा टॉपिक है, 2 नंबर आते हैं और बहुत आसान तरीके से आपको देके चले जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं समास का। बाबू आज तक आपने अगर समास पढ़ा है ना, तो कैसे पढ़ा है हम अभी देख लेते हैं। समास होता क्या है, यहीं से स्टार्ट करेंगे। देखो मेरी तो आदत है एकदम बेसिक से लेकर के चलने की। ये जो समास है 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। अच्छा, तो कौन से शब्द हैं? 2। पहला शब्द तो है आपका सम। क्या है पहला? पहला शब्द है सम और दूसरा है आपका आस। दूसरा क्या है आपका? आस। ठीक है, दूसरा क्या है? आस। सम का मतलब क्या होता है? ठीक है, सम का ये यहाँ पे नहीं एक्चुअली। ठीक है, यहीं पे निश्चित हो ना, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ये सिंपल आस लिखा हुआ है, इसको मैं रेज कर देता हूँ, ये ऐसे लिखा, दैट्स इट। सम धन आस। सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब होता है संक्षिप्त। यहाँ पास सम का मतलब किससे है? संक्षिप्त से है। संक्षिप्त मतलब सूक्ष्म, छोटा। ठीक है, संक्षिप्त। और आस का मतलब क्या होता है? आस का मतलब होता है कथन। आस का मतलब क्या होता है? कथन। ठीक है, आस का मतलब कथन, संक्षिप्त कथन। तो समास का मतलब ये संक्षिप्त कथन। ठीक है, क्या है? संक्षिप्त कथन। अब अगर मैं इसको थोड़ी सी, ओके, थोड़ी सी मैं
वैसे समझाऊं तो किसी शब्दों के समूह का संक्षिप्तीकरण, एक शब्द में बोलूं मैं तो शब्दों के समूह का संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्तीकरण, ठीक है, शब्दों के समूह का संक्षिप्तीकरण। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग अपनी गलत लिख दी, ये संक्षिप्ती बड़ी वाली थी होगी, ठीक है, कौन सी वाली होगी, बड़ी वाली थी होगी, ऐसे होगी, ठीक है। शब्दों के समूह का संक्षिप्तीकरण ही समास कहलाता है, ठीक है। अब शब्दों के समूह का मतलब क्या, मतलब एक से अधिक शब्द होंगे उनको ना शब्दों का समूह कहेंगे। अभी सिंगल शब्द है उसको कैसे बोलेंगे, ठीक है। तो मतलब शब्दों का कोई समूह है, दो चार शब्द हैं, उनको मिलाकर के कोई एक शब्द लिख देना जिसका अर्थ सेम होना चाहिए। भैया अर्थ में परिवर्तन नहीं हो, अर्थ में परिवर्तन नहीं हो, तीन चार शब्द लिखे हुए हैं और आपने क्या किया, उसको एक शब्द उसकी जगह पे लिख दिया, ठीक है, उसको उसकी जगह पर एक शब्द लिख दिया और उसका अर्थ भी परिवर्तित नहीं हुआ, इसको बोलते हैं समास। कम शब्दों में अपनी बातों को कहना, सीधी सी बात ये है। लंबा चौड़ा लेक्चर देने से ज्यादा अच्छा है चार शब्द बोलिए अपने बारे में, परफेक्ट होना चाहिए, उससे आपकी सारी जानकारी मिल जाए, ठीक है, यही बात है यहाँ पे। जैसे मैं एक बता देता हूँ, उदाहरण समझा देता हूँ, उदाहरण से ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। चार रास्तों का समूह, चार रास्तों का समूह, मुझे कितने वर्ड लिखने पड़े, एक दो तीन और चार वर्ड लिखने पड़े ना। इसकी जगह में मैं इस समास का उपयोग करके, इस समास का उपयोग करके इसको मैं एक शब्द में लिख सकता हूँ जिसको बोलूंगा चौराहा। क्या बोलूंगा, चौराहा। अब बताओ चौराहे का मतलब भी क्या होता है, चार रास्तों का समूह। चार रास्तों का समूह को भी क्या लिख सकता हूँ, चौराहा। तो मैंने इतने सारे वर्ड की जगह में बस एक वर्ड बोला चौराहा और अंतर सेम हो गया, मतलब शब्दों की जगह मैंने एक शब्द यूज कर लिया, इसी को बोलते हैं समास। क्या बोलते हैं बाबू, समास। अब ये तो इसके अंदर तो मैंने समास का उपयोग किया, समास का उपयोग किया ना। अगर मैं इसको फिर से इसकी पुनः स्थिति में लिखता हूं, इसकी पुनः स्थिति में मतलब चौराहे को फिर तोड़ता हूं उसकी पुनः स्थिति, पहले क्या था, चार रास्तों का समूह था। अगर मैं पुनः तोड़ूंगा तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम समास विग्रह। जैसे वहां पे संधि विच्छेद था, यहाँ पे बोलेंगे अपन समास विग्रह, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है आपका समास विग्रह और शब्दों का संक्षिप्तीकरण कहलाता है आपका समास। आई थिंक अब चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी। कोई डाउट कहीं पर किसी को, अब तो नहीं होगा यार, ठीक है। अब मैं इसकी थोड़ी सी ऑथेंटिक डिफिनेशन लिख देता हूँ, ये तो समझाने लायक होगी ना, ऑथेंटिक तरीके से लिख देता हूँ यहाँ पे, ऑथेंटिक तरीके से परिभाषा, ठीक है। क्या है परिभाषा, क्या होती है परिभाषा, लिखिएगा, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए, ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को, किसको, सार्थक शब्द को समास कहते हैं, सार्थक शब्द को समास कहते हैं, ठीक है, समास कहते हैं, एकदम बाबू शुद्ध हिंदी, ठीक है। तो ये तो हो गई आपके समास, दो या दो से अधिक शब्दों का मेल। मैंने आपको बताया था ना बाबू, संधि और समास में एक ही अंतर है। संधि किसका मेल है, वर्णों का मेल है, वर्ण मतलब या तो एक स्वर या तो एक व्यंजन, लेकिन समास क्या है, समास शब्दों का मेल है। यहाँ पे देख लो ना, यहाँ पे अपन ने शब्दों को मिला है, चार रास्तों का समूह, इन सबको मिला दिया और बना दिया सिर्फ एक वर्ड चौराहा। तो क्या है कि हम लोगों ने इन शब्दों का आपस में मेल जोल किया, ठीक है, इनको बोल दिया अपन ने चौराहा, ठीक है, क्लियर हो गई ना। इसको बोलते हैं अपन समास, ठीक है, इसको बोलते हैं समास। तो उदाहरण समझ में आ गया, समास समझ में आ गया। अब जैसे संधि के भेद थे वैसे भी समास के भेद हैं, समास के भेद या प्रकार। कितने प्रकार का समास होता है, समास के कितने भेद होते हैं, देखिए, ये जनरली जो हम लोग पढ़ते हैं अपनी हिंदी भाषा के अंदर वो 6 प्रकार के पढ़ते हैं। कितने प्रकार के, 6। पहला आपका अव्ययी भाव समास, क्या है, अवयवी, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास, ठीक है, अव्ययी भाव समास। दूसरा क्या होता है आपका, दूसरा आपका द्वंद्व समास, ठीक है, दूसरा आपका द्वंद्व समास। देन आपका द्वंद्व समास के बाद कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास,
ये मत सोचना है कि इधर उधर हो गया, पहले का विभाव फिर तत्पुरुष फिर, उससे मतलब नहीं, 6 होते हैं, दैट्स इट, ऊपर नीचे का भी लिखो, अपने को तो क्वेश्चन बनाने हैं। द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, ठीक है, बहुव्रीहि समास, एंड लास्ट में आपका आ गया तत्पुरुष समास, ठीक है, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, ठीक। तो ये 6 प्रकार के आपके टोटल समास हैं, ये समास के भेद हैं। कौन कौन से? अव्ययी भाव, द्वंद्व, कर्मधारय, द्विगु, बहुव्रीहि और तत्पुरुष, ठीक है, ये 6 प्रकार के समय भेद है। आप क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछते ना, तो आपसे प्रकार पूछेगा, बट यार हमको जब तक ये प्रकार ही नहीं पता होगा तो हम इसके बारे में कैसे जानेंगे, बताइएगा। तो इसलिए हमको ये लिखना पड़ता है, और क्वेश्चन अब पूछे जाएंगे यहाँ से। तो डालिए पहली हेडिंग और लिखिएगा इसके अंदर अपना समास, हेडिंग डालिएगा, ठीक है। अच्छा, समास को हम लोग जो बांटते हैं ना, ये कुछ विशेष प्रकार से बांटते हैं, थोड़ा और इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है, फिर आएंगे थोड़ा डिटेलिंग पे, ठीक है। देखो, समास के अंदर 2 चीजें देखने को मिलेंगी, समास के अंदर आपको 2 चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है, 2 चीजें देखने को मिलेंगी। एक तो होगा पूर्व पद, क्या होगा? पूर्व पद, और एक होगा आपका उत्तर पद। क्या? उत्तर पद। एक होगा आपका पूर्व पद और एक होगा आपका उत्तर पद, ठीक है। पूर्व पद क्या होता है? जो पहले आएगा वो पूर्व पद होगा, जो बाद में आएगा, मतलब समास बनने के बाद जो पहले आएगा उस शब्द में वो पूर्व पद होगा, और जो बाद में आएगा वो उत्तर पद होगा। अब बोले भैया ऐसे कैसे होता है, उदाहरण दीजिए, हर बात में उदाहरण है कि नहीं। जैसे कानून सबूत मांगता है, वैसे आप लोग उदाहरण मांगते हैं, तो देख लेते हैं इसका उदाहरण। इसका उदाहरण है, ठीक है, प्रतिदिन, ठीक है, क्या? जैसे प्रतिदिन, एक छोटा सा उदाहरण मैंने लिया, क्या? प्रतिदिन, ठीक है, क्या ही? प्रतिदिन। तो अगर मैं इसका समास विग्रह करता हूं तो क्या हो जाएगा? प्रतिधन दिन, ठीक है, प्रतिधन दिन हो जाएगा। और क्या? ये कि समास विग्रह तो प्रत्येक दिन हो जाएगा, अगर इसको अलग अलग तोड़ता हूं तो क्या हो गया आपका? प्रतिधन दिन, ठीक है। इस तरीके से अपन इसको अलग अलग तोड़ सकते हैं। अब इसमें उत्तर पद कौन है और पूर्व पद कौन है? तो देखो बाबू, जो पहला पद है ना, इस शब्द का जो पहला पद है, ये प्रति, ये इसका कहलाएगा पूर्व पद। क्या कहलाएगा इसका? पूर्व पद कहलाएगा। और ये जो दिन है, ये इसका उत्तर पद कहलाएगा। ओके, ये इसका उत्तर पद कहलाएगा। तो यहाँ तक क्लियर होगी ना? मतलब कोई भी वर्ड आपको जो मिलेगा, उसका जो पहला पद होगा, पहला पद मनी बोलो, पहला वर्ड नहीं, पहला पद, पूरा एक पद, प्रति एक पूरा पद है, ठीक है। अगर वर्ण लेते तो सिर्फ प्रा ले लेते, ये प्रा ले लेते, वर्ण लेते तो अपन क्या ले रहे हैं? पूरा एक पद। तो प्रति एक पूरा पद है, पूर्व पद है, और दिन क्या है? इसका उत्तर पद है, ठीक है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर। अब चलते हैं अपन किसके अंदर, बस इतना ही समझाना था आपको, और कुछ नहीं। हाँ, इसके आधार पर, इस पूर्व पद और उत्तर पद के आधार पर, इसकी एक्चुअली प्रधानता के आधार पर, ठीक है, पूर्व पद एंड उत्तर पदों की प्रधानता के आधार पर। तो पद कितने हो गए आपके? 2 हो गए, पूर्व पद और उत्तर पद, ठीक है। पद आपके कितने हो गए? मैं अगर बात करूं तो पद, यहाँ पे पद लिख देता हूँ मैं। पद कितने हो गए आपके? पद 2 हो गए, पूर्व पद एंड उत्तर पद। पदों के आधार पर समास विग्रह कैसे करते हैं? पदों के आधार पर, यह क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक, इसलिए मैं इसको बढ़वा देता हूँ। पदों के आधार पर, पदों की प्रधानता, ठीक है, मैं एक चीज यहाँ पे लिख देता हूँ, पदों की प्रधानता के आधार पर, ठीक है, पदों की प्रधानता, ठीक है, पदों की प्रधानता के आधार पर, ठीक है, पदों की प्रधानता के आधार पर। तो प्रधानता के आधार पर देख लेते हैं फिर अपन। पदों की प्रधानता के आधार पर 2 ही पद हैं, एक तो पूर्व पद है या तो उत्तर पद है। प्रधानता मतलब जिसकी प्रधानता होगी, प्रधानता का मतलब समझ लीजिएगा, प्रधानता मतलब अर्थ के अंदर, जैसे समास जो बना ना, उसका जो अर्थ निकलेगा, उसमें जो मुख्य भूमिका निभा रहे होंगे, उसको बोलते हैं प्रधानता, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे? प्रधानता। मतलब जो उसका अर्थ निकलेगा, जैसे कोई समास के बाद पद बना तो उसका कुछ अर्थ होगा, ठीक है। जैसे क्या बना? प्रतिदिन, प्रतिदिन मतलब प्रत्येक दिन, क्या है? प्रत्येक दिन, है ना, प्रत्येक दिन। तो इसमें प्रधान क्या है? प्रत्येक, माने पहला वाला वर्ण है, तो उसका जो भी पूर्व पद है वो प्रधान है। तो ये जो भी समास होगा, इसके अंदर आपका पूर्व पद प्रधान है, ठीक है। तो ऐसे ही पदों की प्रधानता के आधार पर समास को बांट दिया जाता है, ठीक है। प्रधानता मतलब जिसकी अर्थ में भूमिका अधिक होगी, सीधी सी बात। यार नहीं समझ रहे हो? देखो, बात ऐसी है कि मान लो माता पिता है, ठीक है, माता है, ये पिता है, ठीक है, माता है, पिता है, 2 लोग हैं, ठीक है, 2 लोग हैं मान लेते हैं, और इनका बच्चा हुआ। क्या हुआ? इनका बच्चा हुआ। समझिएगा बात को, इनका क्या हुआ? बच्चा हुआ। तो आप देखोगे ये जो बच्चा होगा,
कभी कभी ये जो बच्चा होगा कभी कभी क्या, या तो मम्मी से मैच करेगा या तो पापा से मैच करेगा, है कि नहीं बात। मतलब गुण या कि चेहरा मान लेते हैं, मिलेगा किससे मिलेगा, या तो माँ से मिल रहा होगा या पिता से मिल रहा होगा, गुण चेहरा कुछ भी गुण, दोनों में किसी न किसी की तो प्रधानता होगी ना बच्चे में, ठीक है। जनरली देख रहे हो लड़के में अपने पिता की प्रधानता होती है, बच्चियों में अपनी माता की, ऐसे करके मिलते हैं ना गुण ना, मतलब उसके जो भी है चेहरा वहरा आंख कान कुछ मिलते हैं ना, तो प्रधानता हो गई। तो मान लो बच्चा आपका किससे मिल रहा है, पापा से, तो पिता की प्रधानता हो गई, ठीक है। माता पिता यानी कि किसकी प्रधानता हो गई, पिता की प्रधानता हो गई। वैसे ही इनके बारे में आप समझ सकते हो, ठीक है। मान लीजिए बच्चा हुआ तो किसकी प्रधानता होगी, पिता की, तो पिता को अगर पूर्व पद मानोगे माने पूर्व पद प्रधान हो गया, ठीक है। क्या हो गया, पूर्व पद प्रधान हो गया। माता से मिल रहा है, माता को अगर उत्तर मानते हो, ठीक है, माता को अगर क्या मानते हो, उत्तर मानते हो, तो ये उत्तर पद की प्रधानता, इस तरीके से, ठीक है। समझ रहे हो, प्रधानता मतलब जिसका अहम रोल हो जाए, जिसके गुण मिलने लग जाए, ठीक है, जिसके कारण अहम रोल हो अर्थ में, ये समझ सकते हो। तो देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पहले किसकी देख लेते हैं, उत्तर पद की प्रधानता, ठीक है। किसकी, पहले तो पूर्व पद की प्रधानता देख लेते हैं। पूर्व पद की प्रधानता, ठीक है। पूर्व पद की प्रधानता के आधार पर कौन सा समास होता है आपका, एक ही समास होता है, अवयवी भाव समास। अव्ययी भाव समास, अवयवी नहीं होता, अव्ययी है, ठीक है, अव्ययी है, अव्ययी भाव समास। ये किसके आधार पर है, पूर्व पद की प्रधानता के आधार पर। इस अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होगा, अर्थ में इसकी अहम भूमिका होगी, ठीक है। किसकी अहम भूमिका होगी, पूर्व पद की। दूसरे वाले में देख लेते हैं, पूर्व पद मतलब पिता, इसको अपन क्या बोल देते हैं, पूर्व पद बोल देते हैं। पूर्व मतलब, पूर्व में वैसे पूर्व पद तो ये आता है ना, पूर्व पद मतलब माता पिता होते हैं ना, तो पूर्व इसको बोल देते हैं, पहले ये आता है पूर्व, और इसको बोल देते हैं अपन उत्तर, ठीक है। इसको क्या बोल देते हैं, उत्तर। तो अगर जो बच्चा हो उसमें माता के गुण मिल रहे हैं, माता के गुण मिल रहे हैं, मतलब पूर्व पद की प्रधानता। बच्चा हुआ उसके पिता के गुण मिल रहे हैं, मतलब उत्तर पद की प्रधानता, ठीक है। तो मतलब किसमें, अव्ययी भाव समास है, अगर उसके अंदर जो पहला पद होगा उसकी प्रधानता अधिक है तो, ठीक है। दूसरा बात कर लेते हैं उत्तर पद की। उत्तर पद की प्रधानता, उत्तर पद की प्रधानता के आधार पर तीन समास होते हैं, कौन कौन से। पहला तो आपका है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, ठीक है, तत्पुरुष समास, ठीक है। और तत्पुरुष के बाद कौन सा आपका, कर्मधारय समास और कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, ठीक। और दूसरा आपका कर्मधारय समास और दिगु समास, दिगु, ठीक है। इतने की प्रधानता किसके अंदर है, उत्तर पद की। तत्पुरुष में, कर्मधारय में और दिगु में उत्तर पद की प्रधानता है, मतलब जो बाद में पद आएगा उनकी प्रधानता होंगी। दो पद होते हैं, दो पद मतलब जैसे माता और पिता, माता पिता, माता पिता एक समास है, ठीक है। क्या है, माता पिता एक समास है। तो माता क्या है, इसका पूर्व पद है, पहले आ रहा है। और पिता क्या है, पिता है आपका उत्तर पद, पिता का उत्तर पद है। तो माता पिता में, ठीक है, माता पिता में किसकी है, तो चूंकि इसमें तो दोनों है, ये समास में तो दोनों की प्रधानता है, ठीक है। माता पिता की मैं पर्टिकुलर बात करूँ तो इसमें दोनों की प्रधानता है। लेकिन कोई ऐसा पद हुआ जिसमें ये पूर्व पद प्रधान हो गया, या कि केवल उत्तर पद प्रधान हो गया, ठीक है। ये तो पूर्व पद प्रधान है, तो आपका कौन सा हो गया, अव्ययी भाव समास के अंदर होगा। अगर उत्तर पद प्रधान है तो ये तीनों समास होंगे, तत्पुरुष, कर्मधारय या दिगु, इनमें से कोई एक होगा, ठीक है। और अगर मान लेते हैं दोनों ना हो, ठीक है, नहीं उत्तर पद हो गया, दोनों की अगर प्रधानता हो, तो अगर मान लेते हैं दोनों की प्रधानता हो, दोनों के मान लो गुण मिल रहे हैं आपके अंदर, आपके नाक अपनी मम्मी की जैसे हैं, आपके मुंह आपके पापा के जैसे, ऐसे भी कुछ गुण है, ठीक है। गुस्सा आप पापा की जैसे करते हो, दोनों की प्रधानता हो, ठीक है, दोनों के लड़के के अंदर दोनों की प्रधानता है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका द्वंद्व समास होगा। क्या होगा वो, द्वंद्व समास होगा, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास माने अगर केवल पूर्व पद यानी कि पहला पद की प्रधानता तो अव्ययी भाव, उत्तर पद की प्रधानता तो या तो तत्पुरुष, कर्मधारय या दिगु, तीनों में से कोई, और यदि दोनों पद प्रधान है तो द्वंद्व समास। दोनों मतलब जैसे माता पिता, तो माता और पिता, इसका समास विग्रह माता और पिता, तो दोनों पद प्रधान है इसमें, तो कौन सा है, द्वंद्व समास है। अब आगे देखते हैं, एक समास और रह गया है, वो कौन सा है आपका, जब दोनों पद की प्रधानता ना हो, ठीक है, दोनों पद अप्रधान हो, दोनों पद अप्रधान हो, मतलब किसी की प्रधानता नहीं है, मतलब ना तो मम्मी के गुण मिल रहे हैं ना तो पापा के गुण मिल रहे हैं। अब बताओ क्या है, ठीक है। अब अगर इस केस में खुदा ना खास्ता पड़ोसी के गुण मिल जाए तो फिर बात गड़बड़ है कि नहीं।
समझ रहे हैं ना, मतलब लड़के में ना तो पापा के गुण मिल रहे हैं, ना है कि नहीं, ना मम्मी के गुण मिल रहे हैं, तो इस केस में अगर पड़ोसी के गुण मिल जाए तो बात बिगड़ जाए, है कि नहीं, समझ रहे हैं, तो कुछ ऐसा ही है, मतलब दोनों पद अप्रधान है, ना तो पूर्व पद प्रधान है ना उत्तर पद प्रधान है, तो है क्या प्रधान, दोनों को छोड़ के कोई तीसरा पद प्रधान है इस केस में, ठीक है, कोई तीसरा पद प्रधान है इस केस में, तो कौन सा पद है, इस कौन सा समास को बोलेंगे, इसको बहुव्रीहि समास, ठीक है, बहुव्रीहि समास, ठीक है, बहुव्रीहि समास, दोनों पद को छोड़ करके कोई तीसरा पद प्रधान होगा, क्या होगा बाबू इसमें, कोई तीसरा पद प्रधान होगा, तीसरा पद प्रधान होगा, मुझे तो नहीं लगता आपको समझाने की जरूरत है, ये चीज बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से चीज आप समझ चुके हैं, समझ गए ना, मैंने उदाहरण भी समझा दिया, अब तो आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं चीजों को, पूर्व पद तो अव्ययी भाव, उत्तर पद प्रधान था तत्पुरुष कर्मधारा या दिगु, दोनों पद प्रधान है तो द्वंद्व, और दोनों पद अगर प्रधान अप्रधान मतलब दोनों पद में से किसी की प्रधानता नहीं, न तो उत्तर न तो पूर्व, तो क्या है फिर आपका बहुव्रीहि, इस केस में कोई तीसरा पद प्रधान होगा, ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अपन किसके अंदर, अब चलते हैं हम अपने चैप्टर के अंदर, ठीक है, अब लिखना शुरू करते हैं, ये तो हो गई बात, अब अपन करते हैं थोड़ा सा इसकी डिटेलिंग और इनके डिटेल में इनको समझते हैं, तो पहला लिखिएगा, पहला पॉइंट है अपना कौन सा समास, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, ठीक है, अव्ययी भाव समास, ठीक है, अव्ययी भाव समास, क्या होता है बाबू ये अव्ययी भाव समास, देखिए मैंने बताया ना, इस केस में क्या होता है आपका पूर्व पद की प्रधानता होती है, ठीक है, क्या हो, पहला पद, शॉर्ट शॉर्ट में लिखूंगा, ज्यादा मैं डिटेल में लिखूंगा नहीं, पहला पद, पहला पद जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, पूर्व पद, क्या बोलते हैं, पूर्व पद प्रधान हो, प्रधान हो, ठीक है, क्या हो, प्रधान हो तथा अव्यय हो, क्या हो, अव्यय, अव्यय मतलब बताते हैं अव्यय क्या होता है, अव्यय हो, ठीक है, क्या हो, अव्यय हो, तो वहां पास आपका अव्ययी भाव समास होता है, अब ये अव्यय क्या क्या होते हैं, तो देखो अव्यय क्या क्या होते हैं, अव्यय जैसे आपका पहला पद मान लो आपका, पहचान करने का तरीका यहाँ पे देख सकते हो, पहचान करने का जो तरीका है आपका, जो पहला पद होगा हमेशा वो या तो अनु होगा, अनु अव्यय है एक प्रकार का, अनु होगा, या तो बड़ा आ होगा, ये भी एक प्रकार का अव्यय है, या तो प्रति होगा, या तो भर होगा, प्रति होगा या तो भर होगा, यथा होगा, यथा तथा, यही सारे हैं आपके अव्यय, ठीक है, यथा होगा, या कि यथा के बाद, ठीक है, यथा के बाद यावत, यावत, फिर आपका हर, ठीक है, ये इतने जो है आपके अगर प्रत्यय हैं, इसके बाद आदि भी है, कुछ और भी आएंगे प्रत्यय आदि, ठीक है, तो इतने प्रत्यय होते हैं आपके, अनु आ प्रति भर, मतलब जो पहला पद वो तो प्रधान होगा और अव्यय होगा, प्रधान के साथ साथ अव्यय, अव्यय में से इनमें से कुछ होगा, अनु आ प्रति भर यथा अवधर, इनमें से कुछ होगा, तो आप समझ जाइए कि वहां पास अव्ययी भाव समास है, वहां पास आप क्या समझ जाइएगा, वहां पास आपका अव्ययी भाव समास है, तो उदाहरण अगर देखें इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाऊं, तो उदाहरण देख लेते हैं, क्या जैसे जैसे कि उदाहरण है आपका अनुरूप, क्या उदाहरण, अनुरूप, ठीक है, अनुरूप, अब इसका समास विग्रह क्या होगा, समास विग्रह क्या होगा, समास विग्रह होगा रूप के योग, रूप के योग, पहचानना कैसे है आपको, अनु, पहला वर्ड क्या है इसका, देखो पहला पद अनु लगा हुआ है ना, ये पहला पद है आपका, ये फर्स्ट पद है, इसको बोलेंगे पूर्व पद, क्या बोलेंगे, पूर्व पद, और पूर्व पद को पहला पद बोलते हैं, और यही आपका क्या है, अव्यय है, तो पहचान गए ना, अव्यय माने अव्ययी भाव समास है, अव्यय माने अव्ययी भाव, ठीक है, और दूसरा क्या है, रूप के योग, अनुरूप, ठीक है, इसका समास विग्रह क्या है, रूप के योग, तो इसमें बस इतना ही देखना आपको कि पहला पद प्रधान है और अव्यय है, तो अव्ययी भाव समास, दैट्स इट, इसके कुछ उदाहरण लिख देता हूं मैं, इतने में पहचान ही जाओगे, ठीक है, दूसरा वाला क्या है इसके उदाहरण, जैसा कि दूसरा लिख देता हूं मैं, प्रतिकूल, क्या है आपका, प्रतिकूल, प्रतिकूल, अब इसमें देखेंगे क्या, पहला पद क्या है, प्रति, ये भी एक प्रकार का अव्यय है, देखो प्रति एक प्रकार का अव्यय है, ठीक है, प्रतिकूल, तो इसका अगर समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, इच्छा के विरुद्ध, प्रतिकूल बोलते हैं ना, इच्छा के विरुद्ध, इच्छा के विरुद्ध, इसका समास विग्रह क्या होगा, इच्छा के विरुद्ध, कोई चीज अगर इच्छा के विरुद्ध हो रही है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, अभी
जो समय चल रहा है वो आपके प्रतिकूल है। ऐसा बोलते हैं ना जो दर्शन शास्त्री लोग होते हैं, साइंटिस्ट बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, दर्शन शास्त्री लोग होते हैं, एस्ट्रोलॉजर लोग क्या बोलते हैं कि अभी आपका समय प्रतिकूल है, मतलब आपके इच्छा के विरुद्ध है, ठीक है, तो उसको एक वर्ड में क्या बोलते हैं, प्रतिकूल बोलते हैं। तो ये भी देखो पहला किससे स्टार्ट हो रहा है, प्रति से। प्रति क्या एक प्रकार का अव्यय है, प्रति क्या एक प्रकार का अव्यय है, तो पहचान गया कि ये अव्ययी भाव समास है। इसके अंदर कुछ और उदाहरण बता देता हूँ, जो कि हाथों हाथ, जैसे क्या है, हाथों हाथ, ठीक है, एक ये अच्छा उदाहरण है, हाथों हाथ, ठीक है, ये पूछा भी गया एक बार, इसलिए इसको भी लिख लेते हैं, हाथों हाथ। इसमें क्या हो जाएगा, इसका समास भी क्या होगा, हाथ ही हाथ में, हाथ ही हाथ में, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें तो आपको अव्यय दिखेगा ही नहीं, अव्यय नहीं दिख रहा ना कहीं पास भी आपको, क्योंकि अब हाथों हाथ में, बस इनको याद रख लेना कि हाथों हाथ के अंदर क्या था, आपका अव्ययी भाव समास था, ठीक है। एक ही दो आते हैं ऐसे, ठीक है, तो आप इनको याद रखिएगा, हाथ ही हाथ में, ठीक है, हाथ प्लस हाथ याद रख सकते हैं, ओके। तो ये हो गया आपका क्या, अव्ययी भाव समास, ठीक है, ये आपका अव्ययी भाव समास हो गया। अब यहाँ से आपको समझ में आ गया। दूसरी चीज पे चलते हैं, पहला पद अव्यय हो और प्रधान हो, दैट्स इट। दूसरे पे चलते हैं, दूसरे वाले पे चलते हैं। दूसरा आपका कौन सा समास है, दूसरा आपका समास है कर्मधाराय समास, ठीक है, दूसरा आपका समास है कर्मधाराय, ठीक है। कर्मधारा समास, कर्मधारा का होता है आपका, कर्मधाराय क्या होता है, देखिए इसके अंदर क्या हो, जिस पद में, अब जानते हो जिस पद में क्या उत्तर पद प्रधान, तो भाई तत्पुरुष और कर्मधारा है, और दिगु तीनों के अंदर क्या था, उत्तर पद प्रधान था, ठीक है। इसमें लिखिएगा क्या हो, उत्तर पद, उत्तर पद की क्या हो, प्रधानता हो, ओके, उत्तर पद की क्या हो, हाँ, उत्तर पद की प्रधानता हो, ओके, उत्तर पद की इसमें प्रधानता हो, ये बात तो आप समझ गए। और साथ में, और साथ में पूर्व पद व उत्तर पद में, और साथ में यहाँ पे लिख देता हूँ, पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण एवं विशेष का, विशेषण एवं विशेष का संबंध हो, किसका, विशेषण एवं, विशेषण एवं विशेष का संबंध हो, विशेषण एवं विशेष। अब ये क्या होता है, ये भी समझा दीजिए लगे हाथ, है कि नहीं। देखो इसका मतलब है कि एक विशेषण हो और एक विशेष हो, कोई एक हो जिसकी विशेषता ये विशेषण बताए, मतलब जो पूर्व पद है वो उत्तर पद की विशेषता बताए, ठीक है, जो पूर्व पद है ये उत्तर पद की विशेषता बताए, या उत्तर पद पूर्व पद की विशेषता बताए। इस तरीके से अगर पद है तो वहां पर आपका कर्मधाराय समास होगा, और जो प्रधानता किसकी होगी, प्रधानता आपके उत्तर पद की होगी, ठीक है। समझ लीजिए यार, प्रधानता किसकी है, उत्तर पद की है, प्रधानता उत्तर पद की माने दूसरे वाले पद की है, और पूर्व पद और दो उत्तर पद के बीच में जो संबंध है वो किस प्रकार का है, विशेषण या विशेष का है, ठीक है, विशेषण और विशेष का है। कैसा मतलब, हमेशा एक तो पूर्व पद, सॉरी, एक तो उत्तर पद प्रधान होगा, और दूसरी बात पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा होगा, वहां पर कर्मधारय समास होगा। बोले ऐसा है क्या, हम कहें बिल्कुल ऐसा ही। जिसको उदाहरण देखिए, फिर उदाहरण पे ही तो बात बनती है। उदाहरण देखिए, उदाहरण जैसे चरण कमल, पहला उदाहरण क्या आपका, चरण कमल। ये चरण कमल का मतलब क्या, चरण कमल, चरण कमल का अगर समास विग्रह निकालेंगे अपन, चरण कमल समास विग्रह निकालेंगे तो कमल के समान चरण, इसका समास विग्रह क्या होगा, कमल के समान, कमल के समान चरण, कमल के समान चरण। देख रहे हैं ये जो, ये आपका कमल है, ये किसकी विशेषता बता रहा है, चरण की, सॉरी हाँ चरण की, कमल के समान चरण, ठीक है, कमल के समान चरण। तो क्या एक पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है, और प्रधान क्या है, कमल, इसमें कमल प्रधान है भाई, चरण के समान चरण, चरण की तो एक संज्ञा होगी, कमल के समान विशेष हो गया चरण, और कमल के समान, तो कमल क्या है, कमल मतलब क्या, बहुत कोमल है, ये चीज बता रहा है कि भैया आपके चरण बहुत कोमल है, किसके समान है, कमल के समान है। तो किसकी विशेषता, चरण की, चरण विशेष हो गया, कौन बता रहा है, कमल, तो कमल के समान, समझ गए ना। तो इस तरीके से जब भी एक पद दूसरे की विशेषता बताए, कमल के समान चरण, ठीक है। एक दूसरा उदाहरण इसका देखिए, प्राण प्रिय, हाँ ये सही उदाहरण है, प्राण प्रिय। प्राण प्रिय का मतलब क्या होता है,
प्राणों से भी ज्यादा प्रिय। वाह क्या बात, प्राणों से भी ज्यादा प्रिय, ठीक है, प्राणों के समान प्रिय। समास वगैरह क्या होगा इसका, प्राणों के समान प्रिय, प्राणों के समान प्रिय, ठीक है, प्राणों के समान प्रिय मतलब जो बोलते हैं ना प्राणों के समान प्रिय, प्राण प्रिय का समास विग्रह क्या हुआ, प्राणों के समान प्रिय। तो देखिए इसमें क्या है, एक प्रिय तो इसमें एक विशेष हो गया, किसके समान, प्राणों के समान प्रिय। कितनी मतलब विशेषता बता रहा है ना प्राण की, किसकी विशेषता बता रहा है, प्रिय की, कि आप किसके जैसे हो, मेरे प्राणों के जैसे प्रिय। आप भी अपने बाबू सोना को बोलते होंगे ना, तुम तो मेरे, मैं तुम्हें जान से भी ज्यादा चाहता हूँ, ऐसे बोलते हैं ना। तो वो जान को यहाँ पर प्राण बोल दिया, प्राण और जान मतलब ठीक है, जैसे बोलते हैं ना मैं तो तुम्हारे, तुम मेरी जान चली जाए, मैं मतलब क्या बोलते हैं उसको, तुम मेरी जान नहीं हो, मेरी जिंदगी हो, है ना, ऐसा करके। तो आप समझ रहे हैं ना मेरी बात, वही चीज यहाँ पे प्राणों के समान प्रिय, ठीक है, प्राणों के समान प्रिय, ऐसा बोलते हैं ना। आप भी ऐसे उसी बोलना कि हे प्राण प्रिय, अपने बाबू सनों का कहते हो तुम मेरे, मैं तुम्हें जान से ज्यादा चाहता हूँ, नहीं नहीं ऐसा नहीं। क्या बोलना है आपको, प्राण प्रिय, क्या बोलना है, प्राण प्रिय मतलब प्राणों से भी जो ज्यादा प्रिय हो, ठीक है। तो जहां पर अभी पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताए, कर्मधारय समास होगा, ठीक, उस पगलिये को पता भी नहीं होगा, तुम तो समास यूज कर रहे हो, ठीक है। जैसे तुम बोलते हो प्राणों के समान प्रिय, इतना कौन बोले, हे प्राण प्रिय, कितना अच्छा लगेगा। उसको अगर समास पता होगा तो उसने पढ़ा होगा, अगर पता होगा ना प्राणों के समान प्रिय, ठीक है, प्राणों के समान प्रिय है वो चीज, उसको बोलते हैं प्राण प्रिय, ठीक है। आगे बात समझ में, ओके। तो ये हो गया, और कुछ एग्जाम्पल बता दूं, और कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ, जैसे ठीक है, और जैसे कमल नयन, ठीक है, हाँ कमल नयन, कमल नयन, ये झील सी आंखें, ऐसा ना, क्या है इसका संधि विच्छेद, कमल के समान नयन, ठीक है, कमल की समान नयन, ठीक है, कमल की समान नयन, कमल की समान नयन, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर उपमेय और उपमान की तुलना की जा रही है, ठीक है, तुलना की जाती है एक किसी बहुत अच्छी चीज। आप भी बोलते हो ना अपने बाबू को, बोलते हो तुम मेरे लिए मेरा चांद हो, तो मतलब क्या कहना है आपका कि चांद, चांद मतलब क्या, एक बहुत सुंदर चीज। तो आपने क्या किया, वो क्या चांद हो गई, नहीं हुई ना, मतलब आपने उसकी तुलना कर दी, विशेषता बता दी उसकी कि यार तुम इतनी सुंदर हो, इतनी सुंदर हो कि तुम चांद की जैसे हो, ठीक है। उस पगड़िए को नहीं पता, तुम तो समास यूज कर रहे हो, ठीक है, उसको नहीं पता, लपेटे रहा करो ऐसे, ठीक है। बट समझो यहाँ पे कर्मधारा है समास है, जो आप यूज करते हो ना अपने वर्ड्स में, वहां पे कौन सा समास है, कर्मधारा है समास है, समझ लो इस चीज को, ठीक है। भैया पढ़ाए थे कौन सा समास यूज करना है, कर्मधारा है, ठीक है। और तुम तो पूरा विग्रह करके बोला करो, एक शब्द तुम बोलोगे, हे छोड़ो यार, अपन तो ये पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। कमल नयन, क्या, कमल नयन, कमल के समान नयन, तो कुल मिलाकर के एक शब्द दूसरे पद की विशेषता बताएगा, दैट्स इट, क्लियर, खत्म, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये हो गया आपका कर्मधारय है समास, समझ गए। उत्तर पद की प्रधानता होगी, मतलब दूसरा पद प्रधान होगा, जैसे इसमें कमल प्रधान है, इसमें नयन प्रधान है, ठीक है। और जो पहला पद होगा दूसरे पद की विशेषता बताएगा, ओके। तो वहां पास क्या होगा आपका कर्मधारय समास, समझ गए ना, अब तो लगा लोगे, ठीक यार, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अब चलते हैं अपन तीसरे वाले के अंदर, ठीक है, तीसरे वाले के अंदर तीसरा पॉइंट क्या है आपका, सॉरी तीसरा समास कौन सा है, तो तीसरा समास है आपका द्विगु समास। ये सबसे आसान समास है, इसको तो बच्चा बच्चा आंख बंद करके टिक मार के आता है, द्विगु समास। क्या है द्विगु समास, क्यों इजी है ये, इजी इसलिए है कि इसमें तो सबसे पहले तो जो पूर्व पद होगा, ठीक है, द्विगु समास कर्मधारय से ही बना द्विगु समास, इसमें भी उत्तर पद ही प्रधान होता है, लेकिन इसमें पूर्व पद संख्यावाची होगा। क्या होगा बाबू, पूर्व पद संख्यावाची होगा, संख्यावाची, जहां भी आपको संख्या दिखे, संख्यावाची या संख्यावाचक, ठीक है, क्या होगा, संख्यावाचक होगा। पूर्व पद पहला पद जो होगा वो संख्यावाची होगा, ठीक है, पूर्व पद क्या होगा, संख्यावाचक होगा, ओके। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, द्विगु समास हो जाता है, ठीक है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, इतना ही काफी, इसको समझने के लिए इतना ही काफी, पूर्व पद संख्या, जहां भी संख्या दिखे, जैसे सप्त सिंधु, ठीक है, क्या, जैसे पहला एग्जाम्पल है अपना
सप्त सिंधु, सप्त सिंधु, ठीक है, क्या है, सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह। सप्त मतलब 7, पहला आ गया ना 7, तो सप्त हो गया, ठीक है। जैसे सप्त ऋषि, 7 ऋषियों का समूह, ये भी एक प्रकार का द्विगु समास है। जहां भी पहला वर्ड क्या आ जाए आपका, पहला वर्ड जब भी संख्यावाची हो, इसका समास वगैरह क्या होगा, 7 सिंधुओं का समूह, ठीक है, 7 सिंधुओं का समूह। सात सिंधुओं का समूह, ये हो गया आपका सप्त सिंधु, ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं अपन। दूसरा उदाहरण है दोपहर, 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 दोपहर का अगर समास विग्रह करोगे तो दोपहर, दोपहर मतलब एक पहर, दो पहर, तो दो दो क्या है, संख्या है ना, तो ये 2 आ गया। तो यहाँ समझ गए कि अच्छा ये तो आपका द्विगु समास है। ये तो पहचानना बहुत आसान है। पहला वर्ड जहां भी आपको पूर्व पद जहां भी क्या दिख जाए, संख्या, नंबर आते दिख जाए, तो आपको क्या करना है, आपको समझा लेना है क्या कि भैया ये द्विगु समास है, संख्यावाची द्विगु। जैसे नवरात्र, नवरात्रों का समूह, नवरात्र, नव, नवरात्रों का समूह, नवरात्रों का समूह, नवरात्रियों का समूह, ठीक है, नवरात्रियों का समूह, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं अपन, द्विगु समास बोलते हैं। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, द्विगु समास का पहचान जाओगे बढ़िया तरीके से, आएगा तुरंत टिक मारोगे, ठीक है। चौथा नंबर देखेंगे, चौथा समास है, द्विगु तक तो कोई दिक्कत नहीं। चौथा है आपका द्वंद्व समास, हाँ ये अच्छा है, द्वंद्व समास। यार आप लोग बताओ, एक A4 साइज की रखा करो, एक एक लाइन तो लिखना पड़ता है, लिख लिया करो, शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे साथ में। मेहनत आपको बाद में करनी पड़ेगी, क्योंकि बाबू लास्ट में ना, एक महीने में अगर जो चीज आप रिवाइज नहीं कर सकते, देखो अगर आप पेपर के एक दिन पहले अपनी पढ़ी हुई सारी चीजें रिवाइज नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब है कि आपको चीजें कंप्लीटली याद नहीं होंगी, इसका मतलब आपकी तैयारी बेकार है। कुल मिला के बात यह है कि आपके पास सिर्फ उतना ही कंटेंट होना चाहिए जो आप पेपर के एक दिन पहले या 2 दिन पहले रिवाइज कर सके। आपको इतना उसको सीमित कर देना है, इतना कॉन्ट्रैक्ट या कंसंट्रेट कर देना है, 1-2 कॉपीज या बहुत हद करें तो 100 पेज के अंदर, इतना आपको शॉर्ट नोट्स बना के चलना है। तो हर सब्जेक्ट की मुश्किल से आपको 4 से 5 फर्रे बनाने, 4 से 5 पेज के, तो आप लिखे जाए करो, द्वंद्व, अच्छा द्वंद्व में एक लाइन लिख दिया कि ये चीज होती है, द्विगु में एक दिया संख्यावाची में, समझ में आ जाना चाहिए। तो ऐसे फर्रे बनाना शुरू कर दो, क्योंकि बाद में टाइम मिलेगा नहीं आपको यार, है ना। तो मेरी तो आपको यही सलाह है, ठीक है, कि आप लोग ना साथ में जब भी बैठा करो लेक्चर देखने, इतना डिटेल में जो मैं पढ़ाता हूँ आपको, ये तो मैं आपको समझाने के लिए पढ़ाता हूँ, है ना, क्योंकि मैं आपको शॉर्ट में पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ पॉइंट पॉइंट लिखना है। जैसे क्या लिख लिया, द्विगु समास में क्या लिख लिया, संख्यावाची, द्वंद्व में क्या लिख लेना, अभी बताऊंगा वो लिख लेना, मतलब एक एक लाइन लिखना, और समास आपका 4 से 5 लाइन, 7 लाइन, 10 लाइन के अंदर खत्म, आधे पेज के अंदर तो खत्म। ऐसे करके तो फिर आप जब भी खाली रहो कहीं पर, मोबाइल में फोटो खींच लो, उसको रिवाइज कर लो फटाफट, तो चीजें याद भी रहेंगी। कम चीजें रहती है तो दिमाग में जल्दी जाती है अंदर, इतना ज्यादा लिखोगे, इतना मोटा बनाओगे, सब डिटेल में लिखोगे, वो चीजें फिर डिटेल में हो जाएंगी, समझ में नहीं आएंगी। थोड़ी थोड़ी चीजें लिख लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, है ना, और रिवाइज करते रहो, ऐसे करके ठीक बनाया करो अपनी। जिस चीज पे डाउट हो उसको भी उसमें नोट कर लिया करो, तो वो लास्ट टाइम इतना परफेक्ट नोट्स बन जाएगा ना आपका, इतना परफेक्ट शॉर्ट नोट्स कि उसको आप रिवाइज कर पाओगे। अदरवाइज फिर सारा कोर्स रिपीट करोगे और फिर उसको नया बनाने बैठोगे तो वो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, है कि नहीं। तो आप लोग साथ साथ में चलते रहो हमारे, और साथ साथ में जब भी बैठा करो वीडियो लेक्चर देखने, एक पेन और एक A4 साइज की कॉपी रखो और उसमें लिखते रह करो, पॉइंट लो, ठीक है, सुनते रहो, समझते रहो और लिखते रहो, ठीक है। अब चलते हैं अगला अपना, अगला है द्वंद्व समास। देखो द्वंद्व समास के अंदर क्या है, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, यहाँ पे तो अच्छा है, दोनों पद प्रधान हो, मतलब प्रधानता बराबर की है, गुण दोनों के हैं इसके अंदर, ठीक है, गुण किसके हैं, दोनों के गुण है, माता और पिता दोनों के गुण है इसके अंदर, क्या है, दोनों पद, दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो मतलब पूर्व पद भी प्रधान हो और उत्तर पद भी प्रधान होना चाहिए इस केस में, ठीक है। और बीच में, और समास विग्रह करने पर एक चीज और समझाना, समास विग्रह, ठीक है, समास विग्रह करने पर क्या चीज आ जाए बीच में, करने पर और ठीक है, और एवं, और एवं या अथवा, या अथवा इनका उपयोग करना पड़े, किसका किसका, समास विग्रह करने पर। जैसे कोई चीज लिखी है, 2 पद लिखे हैं, तो जब हम समास विग्रह करेंगे तो दोनों पद के बीच में या तो और का इस्तेमाल करेंगे, या एवं का, या अथवा का, इनका इस्तेमाल हो और दोनों पद प्रधान हो, वहां पर आपका द्वंद्व समास होता है, वहां पर आपका क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। जैसे
उदाहरण की बात करते हैं। उदाहरण क्या, जैसे माता पिता, उदाहरण क्या है आपके, माता पिता, माता पिता। अब इसका अगर समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, माता और पिता, ठीक है, माता और पिता, ठीक है। तो ये और लग गया ना बीच में, तो और समझ गया, अच्छा बीच में और लगा, इसका मतलब क्या है, द्वंद्व समास है। तो द्वंद्व समास तो एकदम से देखो, दोनों पद, माता भी अपने आप में प्रधान है और पिता भी अपने आप में प्रधान है कि नहीं, तो दोनों शब्द प्रधान है, प्लस बीच में ये और, एवं, एवं अथवा, ये तीनों में से कोई कोई चीजें लगी होंगी, तो आपको समझ जाना है कि वहां पे द्वंद्व समास होगा। क्या समझ जाना है कि वहां पे द्वंद्व समास होगा, बहुत आसान भाषा में, ठीक है। अब अगर देखिए अपन कुछ और, जैसे नदी नाले, तो नदी और नाले, ठीक है, पाप पुण्य तो पाप और पुण्य, कितने उदाहरण लिख सकते हो आप इसके, ठीक है, आप समझ गए ना, अब तो कुछ भी लिख सकते हो, पाप पुण्य, ठीक है, पाप पुण्य, तो क्या हो जाएगा आपका, पाप और पुण्य, ठीक है, पाप और पुण्य, ओके। ऐसे ही और भी, बाबू सोना, बाबू और सोना, है ना, ऐसा करके समझ लो ना, बीच में कुछ यूज अव्यय यूज होने चाहिए, उसको बोलते हैं अपन द्वंद्व समास। क्लियर होगी बातें। अब उदाहरण फिर अपन करवाएंगे, जब क्वेश्चन करवाएंगे तब ढेर सारे, ठीक है, बाकी समझ गए ना, माता और पिता, पाप और पुण्य, नदी और नाले, ठीक है, गुण और दोष, गुण दोष है, गुण और दोष, इस तरीके से द्वंद्व समास होगा। अगला चलते हैं फिफ्थ नंबर में, और आपका अगला है बहुब्रीहि समास, ठीक है, बहुब्रीहि। अब भैया आपने तो तत्पुरुष को बहुत पीछे छोड़ दिया, क्या बात है भाई, है उसकी जीडीपी तो आपने इसे गिरा दी जैसे पाकिस्तान हो, पीछे जा रही है, नहीं ऐसी बात नहीं है एक्चुअली। बात ये है कि उसको थोड़ा सा डिटेल में करना है अपने को, है ना, उसके अंदर 4-5 पॉइंट और आते हैं, इसलिए मैंने उसको सोच रहा हूँ कि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इसके बाद आप उसको करिएगा। चलिए, क्या है ये बहुब्रीहि समास, क्या है बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास, हाँ ये क्या है, इसमें ना तो पहला पद प्रधान है, ना तो दूसरा पद प्रधान है, समझ रहे ना बात को, पड़ोसी प्रधान हो, वही वाला कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है। क्या प्रधान है इसमें, इसमें तीसरा पद प्रधान होगा, कोई तीसरा पद प्रधान होगा। अब बोले तीसरा पद तो है नहीं, हाँ उस पद में चाहे भले तीसरा पद ना हो, लेकिन प्रधानता तीसरे पद की ही होगी, ठीक है, तीसरा पद प्रधान हो बहुब्रीहि समास में, ठीक है, ठीक है, या कि किसी दोनों पद मिल करके, या कि दोनों पद मिलकर तीसरे पद को संकेत करें, तीसरे पद की ओर संकेत करें, तीसरे पद की ओर संकेत करें, ठीक है, तीसरे पद की ओर संकेत करें, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करें, तो वहां पर आपका बहुब्रीहि समास होता है, ठीक है, यहां पर आपका बहुब्रीहि समास होता है। जैसे कि उदाहरण, हाँ ये ओके, उदाहरण, उदाहरण क्या है, उदाहरण देख लेते हैं, जैसे उदाहरण क्या है, लंबोदर, क्या उदाहरण, लम, इसके उदाहरण बड़े प्यारे प्यारे हैं, जैसा क्या है आपका लंबोदर, लंबोदर मतलब क्या, इसका समास विग्रह, लंबा है जिसका उदर, क्या, लंबा है जिसका उदर, ठीक है, लंबा है जिसका उदर, ठीक है, सॉरी लंबा है उदर जिसका, ठीक है, थोड़ा मैंने इसको लिख दिया, लंबा है उदर जिसका, ठीक है, लास्ट में आएगा जिसका, लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका, तो किसका लंबोदर, लंबोदर किसको बोला जाता है, गणेश भगवान को बोला जाता है, गणेश जी को, ठीक है, गणेश जी को कहा जाता है, ठीक है, गणेश जी को, ओके। तो ये क्या हो गया आपका लंबोदर, तो मतलब देख रहे हैं पूरे वर्ड में, देखें क्या है लंबोदर, समास विग्रह लंबा है उदर जिसका, इस इतने के बीच में क्या कुछ है, देखो लंबोदर, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, ना तो पहला पद प्रधान है ना दूसरा पद प्रधान है, लेकिन अगर इसका समास विग्रह देखें तो लंबा है उदर जिसका, तो लंबोदर किसको बोला जाता है, कि नहीं तीसरे पद को, तीसरा मतलब तीसरे की ओर संकेत किसको, गणेश भगवान को, तो गणेश भगवान को बोला जाता है लंबोदर, पता है ना, याद है ना, तो किसी तीसरे पद की जिसमें प्रधानता आ जाए, तीसरे पद की ओर संकेत करें, वहां पे बहुब्रीहि समास होता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया लंबोदर। ऐसे ही जैसे बोल दिया मैं, एक और बोल दिया, जैसे दशानन, दशानन, अब दशानन किसको बोलते हैं जानते हैं आप लोग, दशानन किसका नाम है, रावण का नाम है, दशानन, रावण को बोलते हैं ना, रावण, ठीक है, रावण को दशानन बोलते हैं। अब दशानन का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होता है, दशानन का संधि विच्छेद, 10 है आनंद जिसके, क्या है, 10 है आनंद जिसके, 10 है आनंद जिसके, ये तो इसका संधि विच्छेद है, पर क्या कहीं पे देख रहा है आपको, आप पद को देखिए दशानन,
कहीं पे दिख रहा है दशानन, न तो पहला पद प्रधान न दूसरा पद प्रधान, लेकिन इसका समास विग्रह देखे तो दस है आनंद जिसके, दशानन किसकी ओर संकेत कर रहा है, किसकी ओर भाई, किसको कहते हैं दशानन, रावण को कहते हैं दशानन रावण, है ना। अभी तो गाना भी चल रहा है दशानन रावण हूं मैं, वाह, मेरे को नहीं पता क्यों लोगों को रावण बनने का शौक। ठीक है, तो ये क्या है आपका दशानन, ठीक है, क्या हो गया, हाँ ठीक है, दशानन रावण, ओके, दशानन किसको बोलते हैं, रावण को बोलते हैं। तो ऐसे ही दो पद मिल करके, दोनों पद प्रधान नहीं हो लेकिन वही दो पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करें, बहुब्रीहि समास। कुछ और उदाहरण ले लेते हैं इसका, फिर चलेंगे अपन तत्पुरुष की राहों में। ठीक है, पीताम्बर, हाँ एक और ये बहुत पूछा जाता है, क्या है पीताम्बर, पी, मैं वही उदाहरण लेता हूँ, मैं सोचता हूँ कि जो एग्जाम्पल में आपके डायरेक्ट आए हूँ या आ जाए। पीताम्बर, पीताम्बर मतलब क्या होता है, पीला है, ठीक है, पीताम्बर क्या होता है, पीत है अंबर जिसका या पीला है अंबर जिसका, पीला है अंबर जिसका, ठीक है, पीला है अंबर जिसका, किसको बोलते हैं भैया, पीत है अंबर जिसका, अंबर मतलब उसका पहनावा, ठीक है, पहनावा बोलते हैं अंबर। पीला है अंबर, किसका पहनावा पीला है, जानते भैया अपने कृष्ण कन्हैया लाल, कृष्ण जी को बोला जाता है पीताम्बर, पीताम्बर धारी, है ना, उसको बोला जाता है कृष्ण जी को। तो इस तरीके से ये पद डायरेक्टली प्रधान नहीं होंगे, किसी तीसरे की ओर इशारा करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बोलते हैं अपन किसको, बहुव्रीहि समास। अब आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है, क्लियर हो गए होंगे ना समास, ओके। जैसे एक मृत्युंजय, मृत्युंजय मतलब मृत्यु को जीतने वाला, मृत्यु पर जिसने विजय कराई हो, कौन है भैया ऐसे, हमारे भोले बाबा शंकर भगवान, ठीक है, ऐसे करके ये उदाहरण है इनके। तो ये आपको याद रखनी है। ये हमारा समास हो गए 5। अब आया अपना जो इंपॉर्टेंट समास है, तत्पुरुष समास, ठीक है, क्या है तत्पुरुष समास। चलिए चलते हैं तत्पुरुष समास पे, लिखिए आप हेडिंग डालिएगा, तत्पुरुष समास, ठीक है, तत्पुरुष समास। अब ये क्या होता है तत्पुरुष समास आपको, ठीक है, 2 नंबर दे के जाएंगे लेक्चर आपको, ये तो कंफर्म है। तत्पुरुष समास, देखो तत्पुरुष समास के अंदर क्या होता है ना चीजें, तत्पुरुष समास पहली चीज तो क्या होता है, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, ये बात आप जानते हो भाई, 3 ही है जिनके अंदर उत्तर पद प्रधान है, पहला तो आपका तत्पुरुष, दूसरा कर्मधार है, तीसरा दिगु, उत्तर पद प्रधान होगा, पहली बात उत्तर पद प्रधान होगा। दूसरी बात अगर मैं कहूं, दूसरी बात अगर मैं कहूं, दोनों पदों के बीच में क्या है, दोनों पदों के बीच में, ठीक है, दोनों पदों के बीच में कारक चिन्ह, ठीक है, दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह, ठीक है, दोनों पदों के बीच का जो कारक चिन्ह होता है, बीच का कारक चिन्ह, वो विलुप्त हो जाता है समास बनने पर। समास बनने के बाद जो कारक चिन्ह है ये हो जाता है विलुप्त, क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाता है, दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह विलुप्त हो जाता है। ठीक है, तो 2 चीजें होती है इसके अंदर, उत्तर पद की प्रधानता होती है और कारक चिन्ह विलुप्त हो जाता है। जैसे बात कर लेते हैं उदाहरण की, ठीक है, जैसे उदाहरण, उदाहरण क्या है, राजा का कुमार, उदाहरण है राजा का कुमार, क्या है, राजा का कुमार। तो अगर इसको अपन समास करेंगे तो जो का है ये विलुप्त हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये, राजकुमार। भाई समास में क्या है, वर्णों को संक्षिप्त करना है ना, भावार्थ सेम होना चाहिए, वर्ड को संक्षिप्त कर दो, इतना लंबा चौड़ा बड़ा बोलने की जरूरत नहीं, एक शब्द में बोलो वर्ड को संक्षिप्त करके। तो राजा का कुमार बोलने से ज्यादा बैठे राजा का कुमार, बड़े बोल दो राजकुमार। तो क्या अर्थ बदला, नहीं बदला, लेकिन ये जो का था, ये कारक चिन्ह जो होते हैं का, की, के, कौ, कन, या, सा, ला, ये सब क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। तो जैसे राजा का कुमार, तो का विलुप्त हो गया, राजकुमार बचा। ठीक है, तो ऐसे ही तत्पुरुष होते हैं। अब इसमें बहुत सारे प्रकार के तत्पुरुष होते हैं, इस कारक विभक्ति के अनुसार, कारक चिन्ह के आधार पर इस तत्पुरुष को कई प्रकार से बांटा जाता है और उसी के हिसाब से नाम दे दिया गया है अलग अलग, इसका सिर्फ कारक चिन्ह के आधार पर। ठीक है, इस कारक चिन्ह के आधार पर कई प्रकार से तत्पुरुष को, समास के तत्पुरुष समास के भेद बता दिए गए हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में एक आपको टेबल बनवाता हूँ, ये टेबल याद करके तत्पुरुष समास आपकी चुटकियों में, तत्पुरुष समास आपकी चुटकियों के अंदर होगा। बोले ये कौन सा टेबल भैया, तो हम बताते हैं अभी, जस्ट सब्र करें थोड़ा सा, चलिए बनाइए टेबल। ठीक है, ये टेबल बता देते हैं।
पढ़ा होगा ना, कर्ता ने कर्म को कारक से करण से, ऐसा पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा आप लोग क्या, कारक का नाम, कारक के आधार पर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे कारक का नाम। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे अपन क्या, कारक चिन्ह। कैसे पहचानेंगे कौन सा कारक है, तो कारक चिन्ह। ठीक है, पहला नंबर लिखिए इसके अंदर, पहला है आपका कर्ता, कर्ता के आधार पर, तो कर्ता है तो इसका जो चिन्ह होगा पहचानने को वो ने होगा, क्या होगा, ने, कर्ता ने। ठीक है, कर्म, दूसरा क्या है आपका, कर्म, दूसरा आपका कर्म, तो क्या है, कर्म को, कर्ता ने कर्म को। ठीक है, तीसरा क्या है आपका, करण, तीसरा है करण, करण में क्या होता है पहचानने का, करण से या के द्वारा। ठीक है, या के कारण, से या के कारण या के द्वारा, इतनी चीजें यहाँ तो समझ जाइएगा, करण तत्पुरुष है। ओके, चौथी बात कर लेते हैं, संप्रदान, चौथा आपका संप्रदान, पांचवा क्या आपका, अपादान, पांचवा आपका अपादान, एंड सिक्स्थ है आपका, सिक्स्थ है आपका संबंध, सिक्स्थ है आपका संबंध, और फिर इसके बाद है आपका अधिकरण, सेवेंथ है आपका क्या है, अधिकरण, अधिकरण। ओके, तो देखो संप्रदान, कारण तक समझ गए, कारण में क्या कारक चिन्ह होंगे, से या के कारण या द्वारा, ये तीन चिन्ह होंगे। संप्रदान में क्या होगा आपका, संप्रदान के अंदर के को से, सॉरी, के को लिए। ठीक है, तीन चीज होंगी इसके अंदर, के को और लिए, अगर ये बीच में कारक चिन्ह आ रहे हैं के को लिए, तो क्या है, संप्रदान है। अपादान में देखो, अपादान के अंदर हमेशा अलग होने की बात करेगा। ठीक है, बीच में चिन्ह आएगा आपका से, लेकिन ये से क्या करेगा, उन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ाएगा, क्या करने की बात करेगा, अलग करने की बात करेगा। जैसे, जैसे क्या होता है, गुण से हीन, गुण से हीन माने गुणहीन, मतलब गुण से अलग हो, तुम्हारे अंदर गुण ही नहीं है, वो हो गया आपका गुणहीन। जल से हीन, मतलब कहीं ना कहीं पे अलग दिखाएगा ये अपादान। ठीक है, अलग दिखाएगा। संबंध क्या है, दोनों पदों के बीच जो अपने कारक से संबंध दिखाएगा, इन कारक वर्डों से संबंध, जैसे का के की, का के की। ठीक है, ना ने नी रा रे री। ठीक है, ना ने एंड नी, और तीसरा आपका रा रे एंड री। ठीक है, रा रे एंड री। अच्छे भले इंजीनियर थे आप लोग, सब इंजीनियर ने आपको पता नहीं क्या बना के छोड़ दिया है कि नहीं, मतलब सारी हिंदी पढ़नी पड़ रही, सोचा था कभी पढ़नी पड़ेगी भी हिंदी ऐसे। 12th में छोड़ने के बाद इंजीनियरिंग में जब से आया, कभी हिंदी को पलटा के देखा है, नहीं देखा ना, आ रहा है मजा, नहीं आ रहा है यार, कमेंट में बता के जाना मजा आया कि नहीं आया। काके की, नाने नी, रारे नी, ये आ जाए तो ये क्या करेगा, दोनों पदों में संबंध बताएगा, तो वहां पे संबंध तत्पुरुष होगा। और आपका अधिकरण, ये जो लास्ट है, इसमें आपका मैं कारक चिन्ह है, या आएगा आपका पै, या आएगा आपका पर या ऊपर, ये आए तो किसका है, अधिकरण है। बस इतना याद कर लो, तत्पुरुष खत्म। तो क्या पढ़ते याद, ऐसे याद करना, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान के को लिए, अपादान से अलग, संबंध का के नीना ने नीरा रे री, अधिकरण में पै, में मैं पर ऊपर, में पै पर ऊपर, ऐसे याद करते हैं ना अपन। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के को लिए, अपादान से अलग, संबंध का के की नाने नींद रा रे री, अधिक नाने री, अधिकरण में पर, मैं पै पर ऊपर। ठीक है, ऐसे करके दो चार बार पढ़ोगे तो आपकी भी, ठीक है, फ्लो में आ जाएगा। ओके, तो ये अपने सारे तत्पुरुष होते हैं। ठीक है, इन्हीं के आधार पर तत्पुरुष में बांटा गया है। जैसे पहला क्या हो जाता है, अब कर्ता तो नहीं लिया जाता, कर्म के आधार पर पहला, जैसे कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, समादान तत्पुरुष, अपादान, संबंध और अधिकरण। तो अब एक तरफ से अपन इनके बारे में भी समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें लिखेंगे अपन, ठीक है, तत्पुरुष के अंदर, ठीक है, तत्पुरुष के भेद है। पहला क्या अपना, कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, तत्पुरुष। ठीक है, कर्म तत्पुरुष। अब देखो, तत्पुरुष समझ चुके हो, बीच में कौन सा पद प्रधान होगा, उत्तर पद प्रधान होगा, बीच में अवकारक चिन्ह आएगा, जो कि समास बनने पर विलुप्त हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो क्या है, कर्म की बात हो रही है, तो कर्म क्या है, कर्म, कर्म के बारे में देख लो, कर्म में क्या आएगा, कारक चिन्ह को आएगा, कर्म को, तो को आएगा, माने को आएगा, तो को के लिए क्या होगा आपका, को के लिए क्या होगा, जैसे गगन चुंबी, एक बार बताता हूँ उदाहरण,
यहाँ पे क्या है कारक चिन्ह, कारक चिन्ह क्या है आपका को, क्या आएगा आपका को आएगा। तो उदाहरण एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल क्या है गगन चुंबी, गगन चुंबी, गगन चुंबी। तो गगन चुंबी को अगर लिखेंगे अपन समास विग्रह क्या होगा, गगन, गगन को चूमने वाला, ठीक है, गगन को चूमने वाला। तो यहाँ पे देखो को आया ना, को आपका आ गया गगन को चूमने वाला, तो इसका गगन चुंबी, तो को क्या हो जाता है गायब हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से अब मतलब जो इसका है ये सॉरी कारक चिन्ह गायब हो जाता है। इस तरीके से और भी देख सकते हो, जैसे ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, ठीक है, जहां पर भी को आ जाए बीच में वो आपका क्या हो जाएगा कर्म तत्पुरुष, ठीक है, क्या हो जाएगा कर्म तत्पुरुष। दूसरा क्या है अपना कर्म के बाद, कर्म के बाद अपना करण तत्पुरुष, क्या है करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष में क्या होता है, करण तत्पुरुष के अंदर, ठीक है, इसको देखो पहला वाला कर्मा था, ये सॉरी करता था, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म को कौन सा बोलेंगे दूसरे नंबर का है ना, तो इसको द्वितीय तत्पुरुष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं द्वितीय तत्पुरुष, फिर द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचमा ऐसे चलता जाएगा। तो ये आपका सेकंड नंबर का तत्पुरुष है, द्वितीय तत्पुरुष बोलते हैं। इसको अपन तृतीय तत्पुरुष बोलते हैं, क्या बोलते हैं अपन तृतीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, ठीक है। तो ये हो गया अपना करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष। अच्छा इसका एग्जाम्पल क्या है करण में, करण में क्या चीज होती है, करण में आपका से के द्वारा, ठीक है, से या के द्वारा, से या के द्वारा, ठीक है। उदाहरण अगर इसका देखो, मैं एग्जाम्पल देखूं, एग्जाम्पल दिखाऊं करण तत्पुरुष का, तो करुणापूर्ण, करुणापूर्ण। अगर इसका समास विग्रह करुणा से पूर्ण, क्या है करुणा से पूर्ण, ठीक है, करुणा से पूर्ण, तो करुणापूर्ण, तो बीच में सा आ रहा है ना, से आ रहा है, या के द्वारा भी आ सकता है, के लिए भी आ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे सूर रचित, सूर द्वारा रचित, द्वारा आ गया, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और लिख देता हूं मैं, सूर रचित, सूर रचित, तो क्या आ जाएगा आपके पास सूर द्वारा रचित, क्या है सूर द्वारा रचित, सूर रचित मतलब सूर द्वारा रचित, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया आपका करण तत्पुरुष, ठीक है, यहाँ पास करण तत्पुरुष होगा। तीसरा नंबर का केस क्या है आपका, तीसरा नंबर है आपका संप्रदान तत्पुरुष, क्या है संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। अच्छा संप्रदान तत्पुरुष क्या होते हैं, देखो संप्रदान में क्या है, संप्रदान में जो भी है वो विलुप्त हो जाएगा। संप्रदान में देख लो क्या है के को लिए, ठीक है, संप्रदान में क्या है के को लिए है ना, के को लिए, के को और लिए, ये तीन चीजें, तीन कारक चिन्ह है, ये आपकी विलुप्त हो जाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल क्या है संप्रदान का, प्रयोगशाला। अब बताओ इसको समास विग्रह क्या होगा, प्रयोगशाला, क्या होगा समास विग्रह प्रयोग के लिए शाला, प्रयोग के लिए शाला, ठीक है, प्रयोग के लिए शाला, ओके, प्रयोग के लिए शाला। तो जो के लिए वर्ड आ गया ना, ये जो के लिए वर्ड आ गया, ये क्या है आपका कारक चिन्ह है, जो कि विलुप्त हो जाता है प्रयोगशाला बनने के बाद, ठीक है। तो इसमें इसको इस तरह के तत्पुरुष, इसको क्या बोलते हैं संप्रदान तत्पुरुष, ठीक है, के लिए वर्ड आया उसमें। फोर्थ नंबर पे चलते हैं अपन, फोर्थ क्या है अपना, फोर्थ है अपना अपादान, हाँ अपादान, अपादान में कुछ ना कुछ अलग होगा, अलग करने की बात होगी, अपादान तत्पुरुष, ठीक है। अपादान को गिनते जाना एक शुरुआत से, ठीक है, कर्ता को अपन ने छोड़ा है, बाकी उसके अलावा 1 2 3 4 5 गिनते जाना, कर्ता को फर्स्ट, बाकी कर्म करण, बाकी 2 3 ऐसे करके, ठीक है। तो ये आपका जो भी है पंचमा तत्पुरुष, इसको पंचमी तत्पुरुष बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, जैसे उदाहरण की बात करूं, धन से हीन, धनहीन, अलग है ना, इसके पास की क्या चीज नहीं, धन नहीं, धनहीन, किससे हीन है, धन से हीन है, धन से अलग है, हीन मतलब धन से अलग है, अलग की वर्ड डाली, धन से हीन, धन से हीन, मानहीन, मान से हीन, गुणहीन, गुण से हीन, ठीक है। ऐसे देश निकाला, देश से निकाला, ठीक है, देश निकाला, देश निकाला, देश से निकाला, देश निकाला, इस तरीके से इसको देख सकते हैं। तो यह हो गया आपका अपादान, क्या हो गया आपका अपादान, अपादान तत्पुरुष बोलेंगे ऐसे में। ये तो आपका कौन सा हो गया, ये फोर्थ है, बट इसको पंचमी तत्पुरुष, क्योंकि अपन ने करता नहीं है ना, तो पंचमी तत्पुरुष होगा। इसके बाद आती है अपनी कौन सी संबंध तत्पुरुष, क्या अगला, अगला अपना कौन सा है
संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष, संबंध में क्या होता है? देखो संबंध तत्पुरुष में क्या होगा, क्या क्या होते हैं इसमें? कारक विभक्ति का, की, ठीक है, तीन चीजें होती है। का, के, की, ना, नी, ना, ने, रा, रे, री, कुछ भी हो इनका विलुप्त हो जाएगा और ये जो है ये दोनों के बीच संबंध बता जाएंगे। ठीक है, दोनों के बीच संबंध बता जाएंगे। ओके, जैसा कि राजा का पुत्र, राजपुत्र, ठीक है, राजपुत्र, राजपुत्र। अब देखो राजपुत्र, ठीक है, क्या हो जाएगी अगर इसको समास विग्रह करेंगे तो? राजा का पुत्र, क्या है? राजा का पुत्र। तो बीच में का क्या है? ये जो का है ये राजा और पुत्र के बीच संबंध बता रहा है कि जो पुत्र है किसका है? राजा का पुत्र है। तो संबंध बता रहे हैं ना, फिर ये विलुप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर ये जो बीच में संबंध बताए, देखो का तो पहले वाले में दिया था, लेकिन अगर संबंध बता दे तो फिर संबंध तत्पुरुष। कंफ्यूज आइएगा नहीं मेरे बाबू, ठीक है। अगर संबंध बता दे तो संबंध तत्पुरुष है, क्योंकि का तो पहले वाले में दिया था। अगर संबंध बताए तो पहला वाला है, ये मतलब ये वाला है संबंध तत्पुरुष है। इसको अपन षष्ठी तत्पुरुष भी बोलते हैं, ठीक है। 6 नंबर का है षष्ठी तत्पुरुष। इसके बाद संबंध के बाद क्या है ना, एक उदाहरण और देख लेते हैं। चलो एक एग्जाम्पल और। एक क्या है अपनी देश रक्षा। क्या एग्जाम्पल? देश रक्षा। देश रक्षा मतलब देश की रक्षा। क्या बोलो? देश की रक्षा। तो देश की रक्षा मतलब देखो यहाँ पे की है ना, रक्षा और देश के बीच क्या? किसकी? देश की रक्षा। तो देश रक्षा के बीच और देश के बीच क्या संबंध बता रहा ना? देश की रक्षा। किसकी रक्षा? देश की रक्षा, ठीक है। देश की रक्षा, तो संबंध बता रहा है ये आपके की विलुप्त हो गया तो क्या बन गया? देश रक्षा। तो जहां भी संबंध बताए संबंध तत्पुरुष, ठीक। अगला है आपका अधिकरण तत्पुरुष, ठीक है। अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। देखो अधिकरण तत्पुरुष क्या होता है, इसके अंदर क्या है? कारक विभक्ति क्या थी इसमें? में, पै, ठीक है, पर, इनका विलुप्त हो जाए। में, पर, ये लुप्त हो जाए, ये आएगा। तो जैसे बात करते उदाहरण की, जैसे लोकप्रिय। उदाहरण क्या है इसका? लोकप्रिय, लोकप्रिय, तो क्या बन जाएंगे? लोक में प्रिय, लोक में प्रिय। तो इसमें में का विलोप हो गया तो क्या बन गया आपका? लोकप्रिय बन गया। तो ये कारक के आधार पर तत्पुरुष को बांटा गया है। अभी तक आपको एक टफ लग रहा था ना, बताओ कितना आसान है ये भी, है कि नहीं? यार जानना है इसको, ठीक है। तो ये हो गया आपका लोकप्रिय, ठीक है। क्या है? लोकप्रिय। और जैसे कुछ बता दो मैं आपको उदाहरण, ग्रह प्रवेश, ग्रह में प्रवेश, ठीक है। जैसे ग्रह प्रवेश, तो क्या हो जाएगा? ग्रह में प्रवेश, ग्रह में प्रवेश। तो में क्या है? विलुप्त हो गया, तो क्या बन गया आपका? ग्रह प्रवेश, ठीक है। तो यह हो गया अधिकरण तत्पुरुष। तो यहाँ से आपके तत्पुरुष के सारे टाइप हो गए। एक प्रकार का और तत्पुरुष जो पूछा जाता है जिसको बोलते हैं नई तत्पुरुष। क्या बोलते हैं? कुछ अन्य प्रकार के तत्पुरुष हैं, ठीक है, एक दो, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है आपका नई तत्पुरुष, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। नई, नई ऐसा लिखा रहता है, नई, ठीक है, ऐसे आ लिखा है, उसके नीचे बिंदी लगी हुई, नई नई तत्पुरुष समास, नई तत्पुरुष, तत्पुरुष समास, ठीक है, नई तत्पुरुष समास। अब इसके अंदर क्या एक्चुअली देखिएगा, जब भी पहला वर्ड नकारात्मक हो, पहला वर्ड, ठीक है, पूर्व पद जो है, तो पहला वर्ड शब्द, पहला शब्द या पूर्व पद, पहला शब्द या पूर्व पद क्या हो? नकारात्मक हो, नकारात्मक, निगेटिव, ठीक है, निगेटिव फीलिंग दे आपको जो पहला वर्ड, तो समझ जाइए कि नई तत्पुरुष क्या है आपका? नई तत्पुरुष। यहाँ से भी क्वेश्चन एक दो बार पूछे गए, इसलिए मैंने करवा दिया। ओके, यहाँ से पूछे गए। तो उदाहरण की बात करें अगर, उदाहरण की बात अगर करें, उदाहरण क्या होगा इसका? उदाहरण है नापसंद, ना पसंद, कुछ भी लुप्त नहीं हो रहा है, जो पहला वर्ड वही नेगेटिव है, ना पसंद, हमको ना पसंद है, ठीक है, ना पसंद, क्या? ना पसंद,
जैसे और अगला बात करें, अनावश्यक। क्या है? अनावश्यक। अनावश्यक, ठीक है, अनावश्यक। अनावश्यक में क्या आ रहा है? अना आ रहा है ना, तो अन लगा हुआ वो भी फिर आपका एक प्रकार का निगेटिव ही फीलिंग दे रहा है। अनावश्यक, जिसकी आवश्यकता ना हो, ठीक है, या ना आवश्यक। ना आवश्यक, जो चीज आवश्यक ना हो, ठीक है, ना आवश्यक। जैसे इस टाइम पर आपको सिर्फ पढ़ाई आवश्यक है, ठीक है, सिर्फ इस टाइम पर पढ़ाई आवश्यक है। अगर आप पढ़ाई को छोड़ के कुछ भी कर्म कांड कर रहे हैं तो मतलब वो अनावश्यक है, ठीक है। ठीक है, जॉब करने के बाद जो टाइम बच रहा है उसके बाद भी अगर जो लोग सिर्फ तैयारी कर रहे हैं और साथ में कुछ और कर रहे हैं पढ़ाई को छोड़ करके, अनावश्यक है वो सारी चीजें, ठीक है। टाइम टाइम कम बचा है, सिर्फ तैयारी पर ही फोकस करना है। तो ये जो आपका टाइम और अगर कहीं लग रहा है, लाइक सोशल मीडिया पे जा रहा है, ठीक है, आप अपनी बाबू सोना को दे रहे हो, तो वो जो सारा टाइम वो आपका अनावश्यक है। क्या है? अनावश्यक है। वहां पर कौन सा तत्पुरुष होगा? आपका नई तत्पुरुष होगा। क्या होगा? नई तत्पुरुष होगा, ठीक है, नई तत्पुरुष समास होगा। तो यहाँ तक आई थिंक सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो चुकी हैं। और माय डियर, ये आपके सारे समास हो गए आपकी झोली में, ठीक है, समास आपका हो गया कंप्लीट। बहुत टफ लग रहा था आपको, हमने डाल दिया बहुत आसान तरीके से बना के, ठीक है। तो ये तो हो गए सारे इसके कॉन्सेप्ट। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। कहाँ पर डाउट है, कहाँ पर शंका है, क्या है, कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए। आप अपने विचार जरूर डालें वहां पे, कैसा लगा वो भी बताएं, ठीक है। और इसका जो प्रैक्टिस सेट है, जितने भी समाज के आज तक क्वेश्चन आए होंगे मैं उससे जरूर लेकर आऊंगा कल, ठीक है। इसके क्वेश्चन करेंगे, फिर अपन आगे चलेंगे अगले चैप्टर्स की तरफ। अगर आप सब इंजीनियर के लिए फोकस्ड है माय डियर, तो सब इंजीनियर का बैच हमारा चल रहा है, टारगेट बैच, उसे जरूर ज्वाइन करिएगा। डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा नंबर, टेलीग्राम ग्रुप भी जरूर ज्वाइन करिएगा, ताकि वहां पर आपको काफी सारी चीजों की जानकारी टाइम टाइम पर मिलती रहती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहिए और वॉच करते रहिए चैनल्स को। ओके, थैंक यू सो मच।